ओ मोरे सैया लगा दे मोरे बैया मलमवा ना 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 ना। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, बंदिश बैंडित, ऐसे ही कुछ थी उसका नाम। बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी देखना। संगीत की थी, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत। हम लोग बात कर रहे थे रिटर्न डाउन वैल्यू की। बोले तो जब भी एसेट को खरीदते हैं उसकी कुछ एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? हमने जाना है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जितना भी डेप्रीशिएशन लग रहा है। उसके बाद जो डब्ल्यू आती है उस पर फिर डेप्रीशिएशन लगता है, फिर ऐसे ही लगते रहता है। और इंडिविजुअल एसेट पर नहीं लगता। जो भी एसेट एक कैटेगरी के हैं उन्हें हम एक ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं और फिर उस ब्लॉक पर लगता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हमें जानना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जिसके कुछ सिनेरियोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बात करेंगे आपसे हम पॉइंट नंबर 4 से। अगर कोई पर्सनल बिल्डिंग अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करते हो तो जो पर्सनल बिल्डिंग थी उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लग रहा होगा। आपने वो बिल्डिंग अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दी तो बिजनेस उसे कितने पर रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद किस पर डेप्रीशिएशन करना या लेना चालू करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप अपनी पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस में ट्रांसफ़र करते हैं, उस केस में उस एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से आप हर साल का डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे जितने साल वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो चुका है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, आपने 2007-8 में एक बिल्डिंग खरीदी, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी, लेट्स से ये गेस्ट हाउस खरीदा। वो एसेट जो है आप 2021 में अपने बिजनेस को दे रहे हैं। ये आपने खरीदा 1 करोड़ में। अब जो बिजनेस को देंगे तो क्या बिजनेस 1 करोड़ पर डेप्रिसिएशन लेना शुरू करेगा या जो उसके पास बिल्डिंग का ब्लॉक होगा उसमें 1 करोड़ की एडिशन करेगा? द आंसर इज नो। 2007-8 से लेकर मान लीजिए कि 2007-8 से ये यूज़ हो रहा है बिजनेस के लिए, ऐसा मान लीजिए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और 2020-21 में जो भी ओपनिंग इसकी डब्ल्यू होगी, आ रही होगी, उस पर कैपिटलाइज कर दोगे और ऐड होने के बाद क्योंकि इस ईयर में ट्रांसफर हो गया, इस साल जो है आपके बिजनेस में उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अगर आएगा तो। अगर हर पॉइंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने लग जाएं तो आपकी 40-50 घंटे की जो क्लासेस हैं वो करीब करीब 150 से 200 घंटे की बन जाएगी। और मैं कतई नहीं चाहता कि हर पॉइंट के क्वेश्चंस कराए जाए। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है ना, हमें इनकम टैक्स से प्यार है। तो बस इसको समझ लीजिए सर। एसेट एक्वायर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है एसेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड नाउ ब्रॉट टू इंडिया फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। इंडिया के बाहर आप एसेट को खरीदते हैं, नॉन रेजिडेंट खरीदता है और उसे इंडिया में लाता है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। उस केस में भी सेम चीज़ करेंगे जो पर्सनल एसेट के लिए कर रहे थे। यानी कि आप मानेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट थी, जो अब्रॉड में परचेज करा था उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उसमें से हर साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे जितना टाइम एसेट इंडिया के बाहर रह चुका है। जो वैल्यू आएगी उस पर कैपिटलाइज करेंगे और आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे। ठीक है सर, दोनों ही सेम सेम थे। हायर परचेज एग्रीमेंट, ये क्या होते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पर आप कोई एसेट को परचेज करते हैं और उसमें आप एग्री करते हैं कि मैं कुछ तो डाउन पेमेंट दूंगा, यानी कि तुरंत कुछ पेमेंट दूंगा और उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट में देते रहूंगा थोड़ा थोड़ा पैसा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा तो ओनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी और अगर नहीं दे पाया तो इस एसेट को वापस ले लेना। मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ यामा का शोरूम है, पे 10,000 एंड टेक द बाइक विद यू। पे 50,000 डाउन पेमेंट या 1 लाख डाउन पेमेंट और कार अपने साथ ले जाइए घर, या 50,000 रुपये देकर कार घर ले जाइए, बाकी देते रहिएगा। तो ये सिस्टम आपका हायर परचेज सिस्टम होता है। इसमें अगर आप एसेट रिकवर नहीं कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है हायर परचेज एग्रीमेंट में, बट फिर भी अगर एग्रीमेंट में स्पेशल कंडीशन लगा दी
कि आप लेसी से यानी जिस बंदे के पास एसेट गया है उससे एसेट वापस नहीं ले सकते, भले उसने पेमेंट पूरी क्यों ना करी हो। केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, पर एसेट नहीं ले सकते। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन हायर परचेज प्राइस पर लगाएंगे, यानी हायर परचेज प्राइस से आप कैपिटलाइज करेंगे। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा है एसेट अगर रिकवर हो सकता है। यदि सामने वाले व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो आप उससे एसेट वापस ले सकते हैं। उस केस में आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे कैश प्राइस पर। दैट इज द प्राइस विच वुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू परचेज द एसेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। देखिए, आप यहाँ पर एसेट खरीदने गए, आपको ये एसेट मिल रहा है 10 लाख रुपीज़ का, पैसे दीजिए 10 लाख रुपए दीजिए, एसेट को ले आइए। आप कहते हैं नहीं, मैं 1 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट करूँगा और उसके बाद जो है मैं 1 लाख रुपीज़ जो है हर महीने देते रहूँगा 12 महीने के लिए। उसके बाद मैं 1 लाख रुपीज़ देते रहूँगा 12 महीने के लिए, ये गिवन है। तो कहीं ना कहीं आप 1 लाख पहले दे रहे हैं और फिर 12 लाख दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 13 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो ये आपकी है हायर परचेज प्राइस। रीजन इज रियली सिंपल, एक तरह से आप पेमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं तो बंदे ने उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया है। डायरेक्टली देंगे तो आपको कम रुपए का पड़ेगा, इसे बोलते हैं कैश प्राइस। तो यदि एसेट वापस नहीं ले सकते हैं उस केस में तो आपको पता ही प्योर हायर परचेज एग्रीमेंट और हायर परचेज प्राइस पर एसेट को रिकॉर्ड करोगे। एसेट वापस ले सकते हैं तो कैश प्राइस पर एसेट को रिकॉर्ड करोगे और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सिंपल मैकेनिज्म है। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय अ कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन और अमेलगमेशन और डीमर्जर, यानी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक सोल प्रोप्राइटर बंदा है, वो कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, मोरे भैया लगा दे मोरे सैया। लिरिक्स मुझे नहीं आते, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ उसके लिरिक्स मुझे नहीं आते। आप बोलोगे गलत गा रहे हो, अरे हाँ भाई मेरे को नहीं आता भाई लिरिक्स, मैं याद ही नहीं करता लिरिक्स, टाइम क्यों लगाना भैया उस पर, शौक के लिए कुछ भी गुनगुना लेता हूँ, उसमें गलत लिरिक्स भी हो जाते हैं। तो ये कन्वर्ट हो रही है, अमेलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, क्या होगा। तो जब भी ये सब चीज़ें होती है ना, तो ये 1 अप्रैल से ज़रूरी नहीं हो, ये साल के बीच में भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इट हैपन्स फ्रॉम 1 अप्रैल और द स्टार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है 1 जून से हो सकता है 15 जुलाई से हो। तो जो भी ये डेट आ रही है, इससे पिछले पीरियड का डेप्रिसिएशन जो है वो पिछले को जाएगा और इसके बाद के पीरियड का डेप्रिसिएशन नए वाले को जाएगा, क्योंकि एसेट ट्रांसफर हो रहा है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, अमेलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये करेंगे कैसे, आप क्या करेंगे, आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और नंबर ऑफ डेज, जैसे कि मान लेते हैं कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकला, जो एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं उन पर 12 लाख रुपए का। 1 जून यानी कि अप्रैल मई 2 महीने हो गए, तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन डालेंगे फर्म को और 8 महीने का या 10 महीने का डेप्रिसिएशन डालेंगे जो बाकी के बच गए कंपनी को। सिंपल है, पहले पूरे साल का निकालेंगे उसके बाद बांट देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। देखिए, मैं जो आपको कराता हूँ ये सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस है सर। कॉन्सेप्ट क्लासेस यानी कि ये नहीं करवाता कि एक कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसी कॉन्सेप्ट का फिर एग्जाम्पल खुद से बनाकर समझाया, फिर उसकी एक इलस्ट्रेशन कराई, फिर ऐसे सब चलते गए, फिर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कराए, फिर एग्जाम के क्वेश्चन कराए, ऐसे तो बनेंगे 150 घंटे के लेक्चर्स। ना तो मेरे पास उतना टाइम है, और उतना अगर मैं टाइम दूंगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट लग रही है बनाने में वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी लग जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा दोनों का। क्यों, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है। सीए को पास करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्वेश्चंस वगैरह आइडिया होना चाहिए हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स का, इलस्ट्रेशन का। स्टडी मटेरियल पूरा आपको आना चाहिए जिसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, और एमसीक्यू टेस्ट में दे रहा हूँ जिसमें अलग क्वेश्चंस बना रहा हूँ ताकि आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाए। इसके साथ आना तो आपको प्रीवियस ईयर भी चाहिए, बट वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ हमेशा कि कम से कम खुद से पास्ट ईयर का तो ट्राई कर लो, या आरटीपी तो खुद से ट्राई कर लो, कुछ एक्स्ट्रा तो करो जो हमने करा है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो गई। और इसके लिए मुझे पढ़ाना कितना पड़ा, 50 घंटे। आप कितना देंगे, 100 घंटे आपके हो गए। मेहनत करो,
अगर मैं 150 घंटे आपसे लूँगा तो फिर आप 150 घंटे और कहाँ से दोगे या 100 घंटे और कहाँ से लाओगे? यही पढ़ते रहोगे क्या? नहीं, हमें प्रिसाइज मैनर में चीज़ें समझनी है और उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज द एसेट बिफोर पुट टू यूज एंड आफ्टर पुट टू यूज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कई बार हम जो है ना एसेट को खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अरे लोनवा हमको भी थोड़ा दिलवा दो, एसेट की कॉस्ट में लगाना है जी। आज मैंने उसको पकड़ लिया उस ट्यून को। लोन लोन लेंगे, टन 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 टन, HDFC आपकी ज़िंदगी बनाए। लोन लेने गए, लोन ले लिया, एसेट को परचेज कर लिया। कई बार एसेट कंस्ट्रक्ट भी होता है, उसके लिए भी लोन लेते हैं। तो जब आपका एसेट आपने परचेज करा, उस डेट तक जो इंटरेस्ट बन गया वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी कि आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने एसेट खरीदा मे बी लेट्स से कि 12 लाख का, बट लोन आपने 10 लाख का ही लिया, तो एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12 लाख प्लस प्लस जो आपने 10 लाख का लोन लिया, मे बी 3 महीने में आपने सारा प्रोसीजर किया, तो 3 महीने का इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो 12 लाख प्लस जो 10 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है इस एसेट के लिए जो आपने पैसा इकट्ठा करा है और कुछ अपने पैसे भी डाले हैं, उस 10 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि जब लोन लिया और जब आपने एसेट लिया उसके बीच का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में आप डाल देंगे। तो मान लेते हैं कि 5% का इंटरेस्ट है, तो ये करीब करीब आपका बनेगा 50,000 एक साल का, तो 3 महीने का बनेगा 12,500। तो 12,500 आप डाल देंगे, ये आपकी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, करीब करीब 12,500 एसेट की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब एसेट आपने कैपिटलाइज कर लिया, इस पर डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, पर लोन तो ले रखा है ना, उसको तो धीरे धीरे चुकाएंगे। तो इस लोन का जो इंटरेस्ट बाद में देना है वो आपके डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस। ये बात यहाँ लिखी हुई है, बिफोर पुट टू यूज से पहले। वैसे हाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, एसेट खरीद लिया बोला मैंने, बट एक्चुअली मैं डेट ले लेना पुट टू यूज, क्योंकि इनकम टैक्स में पुट टू यूज का ही कॉन्सेप्ट होता है। एसेट को पहली बार कब यूज करा तब तक का सारा इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में डाल दो। यानी एसेट को लाए तो उसमें खरीदने की कॉस्ट लगी, कुछ लोन लिया उसका इंटरेस्ट लगा, वो सारी कॉस्ट डाल दो, एसेट का खर्चा। खरीदने के बाद ये जो इंटरेस्ट है वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी, वो सारा का सारा पीएनएल में डालेंगे। अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी में है, जिसे बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ ये रिलेट करता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक स्टॉक एक्सचेंज से कई बार दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर हो जाते हैं इन द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। हमारी जो सरकार है, जो सेबी है, उसने ये गाइडलाइंस निकाली कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज मर्ज कर लेते हैं। तो जब एक एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरे में जाएगा तो ट्रांसफ़र की डेट जो होगी, ट्रांसफ़र की डेट को जो रिटर्न ऑन वैल्यू होगी जस्ट बिफोर द ट्रांसफ़र, उस WDV पे नए स्टॉक एक्सचेंज को एसेट चले जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जैसा अमालगमेशन वगैरह में किया था सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कभी इससे आता नहीं है। अब देखते हैं कि रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होती है। सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 6 देखते हैं, जहां स्पेसिफिकली बताया हुआ रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब क्या होता है। और वैसे आपको पता है सर, आपको पहले से पता है कि रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होती है, कोई मैं आपको अनोखी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। 1 अप्रैल को जो रिटर्न ऑन वैल्यू है, 1 अप्रैल को जो WDV है, उसमें आप ऐड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी एडिशन से सारा ऐड कर दिया, जो बेचा उसकी सेल वैल्यू माइनस कर दी, तो आपके पास आ गया WDV एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, जो भी डेप्रिसिएशन है माइनस करेंगे डिपेंडिंग ऑन ग्रेटर देन 180 डेज या लेस देन 180 डेज जो है उससे आप माइनस करेंगे पूरी रेट पर या आधी रेट पर, और आपका क्लोजिंग WDV आएगा जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। ये जो है सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 में बताया हुआ है। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, एक्चुअल कॉस्ट क्या लेते हैं ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन की रेट हो गई, ब्लॉक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक हो गया, इनकम टैक्स निकालते, PGP इनकम निकालते कैसे वो हो गया। वैसे रैप अच्छा बनाया ना मैंने। नेट प्रॉफिट को हम बेस बनाते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, एक्सपेंस कुछ अलाउ कुछ डिसअलाउ कर दिखाते हैं, और टैक्सेबल PGP इनकम लेकर आते हैं। ओ या ओ या ओ या ओ या। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट, सब कुछ हो गया सर।
आगे बताइए सर, हमको और मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन चाहिए आपको। अच्छा, सेक्शन नंबर 43 सब सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन नंबर 6। हर सब सेक्शन की कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पर जो आ रही है उसको कर लेना, जो क्वेश्चंस में रिपीट हो रही है उसे कर लेना। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन नंबर कैसे याद करने हैं। सेक्शन नंबर कैसे याद करने हैं, वैसे कैसे होते हैं आपको पता है ना। सेक्शन ब्रैकेट में सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, जो भी है यार लिख लो। अच्छी राइटिंग के चक्कर में ना मेरी वाट लग जाती है। सेक्शन नंबर ऐसे देखो, अच्छी राइटिंग लिखता हूँ। अब तो ठीक है। एक्चुअली ना इसमें टाइम लगता है, माइंड बहुत बहुत तेज चलता है यार मेरा, मतलब उसको धीरे धीरे मैं चलाता हूँ तो ऐसा लगता है क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे लिखा जाता है, फिर इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, एक्सप्लानेशंस, कुछ प्रोवाइजोज होते हैं। तो ये जो है काम झाम यहाँ पर करे जाते हैं, ये सब यहाँ पर होता है। राइट और रॉन्ग, करेक्ट है ना। तो क्या हम सारे सेक्शन सब सेक्शन याद करें क्या? देखिए, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पहली बात तो हमने सारे सेक्शन सब सेक्शन अपनी ई बुक में लिखे नहीं है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट। उसके बावजूद भी मैं नहीं कहता कि आप सारे याद करें। आप चाहें तो जो आपके स्टडी मटेरियल में बार बार सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का आ गया, जैसे कैपिटल गेन में एग्जेम्पशंस के सेक्शंस आ गए, जैसे चार्जेबिलिटी का सेक्शन आ गया, जैसे कुछ और आ गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं, या इंडेक्सेशन बेनिफिट कहाँ नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आ गई। रेजिडेंशियल स्टेटस में आ गया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आप याद करिए उनका सेक्शन नंबर। डिडक्शन है आपका, टीडीएस आएगा, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीडीएस के सेक्शन नंबर याद रखिए। तो ऐसे ऐसे जो रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन में वो सारे आप सेक्शन नंबर ज़रूर याद रखें। आरटीपी में आ रहे हैं, पास्ट ईयर में आ रहे हैं, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस में आ रहे हैं, उन्हें याद करें। तो क्या हम जो है 90 प्लस ले आएंगे? यार मैं कभी भी 90 प्लस के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूँ। हाँ, सिलेबस 90 प्लस कवर होता है, 95% कवर होता है, पर आपके नंबर 95 प्लस आ जाएंगे, वो मेरी क्लासेस के भरोसे नहीं आएंगे। मेरी क्लासेस के भरोसे आपकी एग्जामिशन आ सकती है, पर आपको अगर चाहिए कि मैं 90 प्लस लाऊं, 80 प्लस लाऊं, तो उसमें आपके एडिशनल एफर्ट है जो मैंने बताया है कि आपको आरटीपी करनी पड़ेगी, प्लस पास्ट ईयर आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन सारे उनकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, तब आप ला सकते हैं 60 प्लस, नहीं तब आप ला सकते हैं 80 प्लस, 90 प्लस। तो ये सेल्फ स्टडी है, प्लस आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे भरोसे आप एग्जाम पास कर सकते हैं, 60 प्लस ला सकते हैं, ये पेपर क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ई बुक कर ली, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लिए, मैंने कुछ और आपको जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराए वो कर लिए, बस उसको बार बार रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करे, क्लियर करे, एग्जामिशन आ जाएगी। बाकी आपका प्रयास है, एक्स्ट्रा प्रयास। मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बहुत इस्टेब्लिश टीचर हैं, जो 150 घंटे का कंटेंट देते हैं, एक एक चीज़ कराते हैं, और अगर उसमें बच्चा भी उतना होशियार हो, बच्चा भी उतना, देखो 100 में से जो है 10 बच्चे मुश्किल से होते हैं वैसे, बाकी 90 फिट नहीं बैठते वो 150 घंटे की क्लासेस में, उन्हें 150 घंटे ऊपर से जाता है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अल्टरनेटिव क्लासेस निकाली है कि कम से कम ये जो 90% बच्चे हैं जो रैंक की तैयारी नहीं कर रहे, एग्जाम क्लियर करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिशन लाने की तैयारी कर रहे हैं, कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाने की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग उतना ग्रास्प नहीं कर सकता तो कम पढ़कर भी कैसे क्लियर कर लें, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने क्लासेस बनाई है, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर लें और स्टडी मटेरियल पूरा कवर कर लें। और क्या चाहिए? तो पास होना तो गारंटी हो गया अगर आप ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। बाकी आपकी एफर्ट है कि आप और कितना आगे जाना चाहते हैं, ये भी आप ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर है। मैंने जो पढ़ाया यार, मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगती है, बट उससे रिजल्ट में ही फ़ायदा आता है। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि जहाँ पर कोई इंसान पर टैक्स नहीं लगता था, वेयर अ पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उस टाइम जो है हम कोई पीजीबी इनकम उसकी नहीं निकाल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सेक्शन 10AA की हम एग्जेम्पशन करेंगे बाद में, इसे डिडक्शन भी बोलते हैं, और भी बहुत जगह पर इनकम जो एग्जेम्प्ट करी हुई है। तो जब आपका पूरा का पूरा टैक्स ही नहीं निकलेगा, ऐसे अगर कुछ कंडीशन मीट हो रही है, तो अगर आपका टैक्स ही नहीं निकलेगा तो उस केस में आप कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन वगैरह पीजीबी इनकम निकाल ही नहीं रहे होंगे।
अगर वो एग्जेम्पशन बाद में विड्रॉ कर ली जाती है तो किस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? पहले सब कुछ एग्जेम्प्ट, कोई इनकम की कैलकुलेशन नहीं करनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जो शायद हम बाद में करेंगे, सेक्शन 10 में करेंगे, पर बाद में एग्जेम्पशन हटा ली। उस केस में जो आपका एक्चुअल एसेट था उसमें आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जितना पीरियड एग्जेम्पशन थी उसका। तो यानी कि अगर 2007-8 में एग्जेम्पशन आई, जब भी आई, 2010 में आपने वो बिजनेस स्टार्ट करा, 2020 में एग्जेम्पशन हट गई, तो 10 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर जो WDV आएगी मानेंगे कि इस पर ही हम डेप्रिसिएशन अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? क्यों करा गया है सर ऐसा? जाहिर सी बात है, अगर आप 1 लाख रुपए का सामान लेंगे और 10 साल यूज़ कर चुके और फिर एग्जेम्पशन हट गई, तो पहले तो इनकम पर कोई टैक्स नहीं था और ना ही आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस माइनस कर पा रहे थे, क्योंकि जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो एक्सपेंस किस बात का माइनस करोगे? एग्जेम्पशन हट गई, अब आप कह रहे हैं मैं 1 लाख का दोबारा ले लेता हूँ, उस पर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहूँगा। क्यों? 10 साल हो चुके ना आपको, 10 साल यूज़ कर लिया ना आपने, उसकी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगाया ना, तो उतना आप 10 साल तक का जो यूज़ करा है वो माइनस कर लीजिए। अगर डिडक्शन लेते तो कितनी बनती, और फिर बैलेंस अमाउंट पर आगे चार्ज करना शुरू करिए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा सर, आगे देखते हैं, एक नोट आ रहा है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मैसेजेस, मैं आपको दिखाता हूँ। सर आपने जो ऑडिट का कोर्स फ्री में दिया है वो फुल ऑडिट कवर है या वो फास्ट ट्रैक है? फुल है मेरे भाई। अब मैं कॉल नहीं उठाता, मैंने कॉल उठानी बंद कर दी। अब पहले मैं कॉल उठाता था, अब टाइम ही नहीं मिलता मुझे कॉल उठाने का। फास्ट ट्रैक और रेगुलर, अभी इसको बात नहीं समझ आई। मैंने कहा फुल है, फुल 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 फुल। हंड्रेड 100% कवरेज है। समझ नहीं है, 100% कवरेज में बच्चा पूछ रहा है फास्ट ट्रैक है या रेगुलर है। आपकी मर्जी है, इसको आप फास्ट ट्रैक मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये रेगुलर मान लो। मेरे को यही पढ़ाना है यार, मैं नहीं ले सकता 150 घंटे आपके ना अपने। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अच्छा, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं एक बिल्डिंग में और उसको आप पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप 100% उसको यूज़ नहीं कर रहे अपने बिजनेस के लिए। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, उस केस में जो है सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो असेसिंग ऑफिसर यानी जो आपके चाचा हैं वो बताएंगे कितना प्रपोर्शन पर्सनल के लिए है, कितना बिजनेस के लिए है। कब बताएंगे? पकड़ेंगे तब बताएंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा सर, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है क्या डेप्रिशिएबल एसेट्स पर? ये हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में करना था, मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मैंने कहा कि आपको जो है पीजीपी के चैप्टर में कराएंगे। जो हमारे डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर है और प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, कुछ भी ले लीजिए आप। तो आपने ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग कैटेगरीज जो एक डिफरेंट नेचर की है, इस पर अलग रेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये पर्टिकुलर्स हैं, समझ जाना जो मैं लिख रहा हूँ, भावनाओं को समझना। अब यहाँ पर जो है ओपनिंग, इसमें एडिशन कर दोगे, माइनस कर दोगे, सेल वैल्यू, क्लोजिंग आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, चलते रहेगा। तो यहाँ पर अगर किसी ब्लॉक में मान लेते हैं कि 10 एसेट हैं और वो 10 के 10 एसेट बिक गए, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक आपका एम्प्टी हो जाएगा, यानी ब्लॉक एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा। ऐसी अगर कंडीशन आ गई है तो उस केस में आप यहाँ माइनस क्या करेंगे? ब्लॉक खत्म ही हो गया ना, फिर आपको माइनस करके इसका क्लोजिंग WDV तो कुछ आएगा नहीं, ब्लॉक खत्म हो गया। तो उस केस में यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह आप उसका कैपिटल गेन निकालेंगे, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए सर, बताइए क्या दूसरी इंपॉर्टेंट है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो है कुछ सेल करी, उसकी सेल वैल्यू माइनस करी, जिससे कि WDV नेगेटिव आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका 10 लाख रुपए का ओपनिंग आ रहा था, आपने 5 लाख की एडिशन करी, आपने इसमें से 2 ऐसे एसेट बेचे जो कि आपके 17 लाख के बिक गए, तो ब्लॉक जो है -2 लाख हो जाएगा। अब क्या ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और खत्म हो गया ये। मतलब कि द सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट एक्सीड्स एडिशन प्लस ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग WDV, उससे ही ज़्यादा जो है सेल हो गया। चाहे एक बेचा 10 बेचा पता नहीं, या तो सब के सब बेच दिए
तो क्लोजिंग दिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि ब्लॉक खत्म हो गया या जो बेचा आपने उसकी सेल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी जिससे ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है। इन दो कंडीशन में कैपिटल गेन निकलता है, यानी कि आप इसको जो है कैपिटल एसेट मानकर, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, दिस इज द कैपिटल एसेट राइट। जब इसमें से कोई एक एसेट बिक रहा था तो हम कैपिटल गेन नहीं निकाल रहे थे। हाउएवर फर्नीचर फिक्सर कैपिटल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बिजनेस के एसेट हैं, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के सब कैपिटल एसेट हैं। पर जब एक एसेट बिक रहा था कोई, तो हम यहाँ सेल वैल्यू माइनस कर देते, इतना तो रिकवर हो गया, बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। पर जब इतना ज़्यादा बिक गया कि आपका नेगेटिव हो रहा है ब्लॉक, ये सारे के सारे एसेट बिक गए, तो उस केस में फिर कैपिटल गेन निकलेगा, बिकॉज दीज ऑल आर कैपिटल एसेट्स, और हमेशा ही शॉर्ट टर्म निकलेगा, चाहे आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही निकलेगा। और कैसे निकलेगा? सिंपल है यार, WDV तो आई रही थी ना, ओपनिंग प्लस एडिशन WDV, सेल कर दिया 17 लाख माइनस 15 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिंपल है। इंडेक्सेशन कभी नहीं होती है, डेप्रिशिएबल एसेट पर इंडेक्सेशन नहीं होती है, और हमेशा इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा सर, कहां तक कराओगे? यहां तक कराएंगे सर, आपको यहां तक कराएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट नहीं हो पाता या प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होते P&L में डेबिट करने के लिए, उसे हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, PGBP जो है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन, वो है 1 लाख, और डेप्रिसिएशन आ रहा है 2.5 लाख का। तो कहीं ना कहीं आप 1 लाख का प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से जो पहले है उसमें से आप 2.5 लाख माइनस नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1 लाख ही माइनस कर सकते हो, 1.5 लाख आपका बच जाएगा। उसे बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कि ये डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉफिट कम पड़ गए। इस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नेक्स्ट ईयर माना जाएगा कि ये करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन है, ऐसी एजम्पशन मानी जाएगी फॉर सेट ऑफ पर्पसेस। यानी अगले साल का डेप्रिसिएशन तो होगा ही, पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है डेप्रिसिएशन, उसे भी करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के बराबर मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, कि कैसे सेट ऑफ करना है, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में करेंगे। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और उन्होंने बताया कि सेट ऑफ करने का तरीका क्या होगा, यानी कि एडजस्ट करने का तरीका क्या होगा नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर बिजनेस होगा, तो पिछले साल का कुछ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह गया था, नेक्स्ट ईयर आपने बिजनेस करा, उसमें पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब उसी साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे फिलहाल। उसके बाद अगर पिछले सालों का कोई बिजनेस लॉस है, पिछले साल हो सकता है बिजनेस लॉस भी आया हो सकता है प्रॉफिट हो ही ना 1 लाख का, डेप्रिसिएशन से पहले ही आपको 2 लाख का लॉस हो, तो वो हो गया आपका बिजनेस लॉस, और साथ में आपका हो गया 2.5 लाख का, फिर हो जाता है आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उस केस में। तो अगर कोई बिजनेस लॉस है, इस बिजनेस का है, इस बिजनेस का है, किसी दूसरे बिजनेस का भी एडजस्ट कर सकते हो, सेम हेड में तो कर ही सकते हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा। रीजन इज सिंपल, इसे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉफिट खत्म हो गए तो भी आप इसको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से, उसके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से, ऐसे आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट दिया गया है। यहां पर मैं 2-3 चीजें आपको और बताना चाहता हूं। अच्छा सर, फिर आपने ये क्यों बताया कि ये करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के बराबर इसको मानते हैं? ये यहाँ पर जब आप ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे ना, तो एडजस्ट कहाँ से कर सकते हैं, वो वही एरियाज है जहाँ पर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उन जगहों पर उन हेड्स के साथ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम बाद में करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में करेंगे। शॉर्ट में बताऊँ तो सैलरी को छोड़कर बाकी सभी हेड के साथ एडजस्ट किया जा सकता है शॉर्ट में, अगर आपको समझना है। एडजस्ट का मतलब कि एक में लॉस दूसरे में गेन, दोनों को एडजस्ट कर दिया, उसे सेट ऑफ बोलते हैं। रूल नंबर 5 सब रूल 2 कहता है इनकम टैक्स रूल का, कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, जिस प्लांट एंड मशीनरी में ऐसी टेक्नोलॉजी या नो हाउ लगी है जिसे आपने ऐसी लेबोरेटरी में बनाया है जो कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई यूनिवर्सिटी ओन करती है, उस केस में डेप्रिसिएशन की रेट प्लांट एंड मशीनरी पर जो नॉर्मली 15% पड़ी है ना, आपने कहीं कहीं पे अलग भी पड़ी है, वो सीधा सीधा आपकी 40% हो जाएगी। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनी यूनिवर्सिटी वगैरह बनाए
या जिसे हमने फाइनेंस करा है वहाँ से उत्पन्न हो और उसे आप यूज़ करें तो बेनिफिट दिया है कि आप हमारी इंडिजीनियसली ग्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि आप जो है ज़्यादा रेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएँ, ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम कर पाएँ। ये बेनिफिट देने के लिए जो है एक प्रोविजन रूल को इंसर्ट करा गया है। एक इसका प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइजो यानी एक्सेप्शन है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का। अगर आप मुझसे पूछेंगे सेक्शन 43 क्या है, तो सेक्शन 43 आपका है ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। इसका प्रोवाइजो है यानी एक एक्सेप्शन है और वो कहता है कि अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा एसेट पर करा और उसकी पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक से नहीं करी, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं करी, तो उस एक्सपेंडिचर को आप एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर मैंने एसेट खरीदा मे बी 20,000 रुपये का और 20,000 का एसेट खरीदा और इसकी पेमेंट मैंने कैश में करी, तो आप इसको एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, ऐड नहीं करेंगे। आपने 2 लाख का एसेट खरीदा, पेमेंट आपने चेक से कर दी अकाउंट पे ही से। सर व्हाट इज अकाउंट पे चेक? ऐसा चेक जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है और जो नाम लिखा होता है उसी के खाते में ये पैसा जाएगा, उसे अकाउंट पे चेक बोलते हैं। बाकी चेक जो है उस पर नॉर्मल नाम लिखा होता है, अकाउंट पे ही नहीं लिखा होता, तो आप उसको किसी दूसरे बंदे के नाम पर एंडोर्स कर सकते हैं, फिर दूसरा बंदा उसको निकाल सकता है। वो वाला चेक नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिकली तो आप कर ही सकते हैं, भीम यूपीआई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने 20 लाख, आपने 2 लाख का तो सही पेमेंट करा, बट यहाँ पर 20,000 और पेमेंट करा जिसको कैश में कर दिया। ये भी एसेट से जुड़ी हुई कॉस्ट थी, एसेट को प्रेजेंट कंडीशन पर लाने की कॉस्ट थी, पर आप फिर इस 20,000 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10,000 से ऊपर का खर्चा यदि आपने इसके अलावा करा है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। अच्छा सर अगर हमने एसेट पर कोई टैक्स पे करा है, जैसे कि हमने जीएसटी पे करा है कि 2 लाख का खरीदा, 18% का जीएसटी दे दिया, तो कितना होगा? 36,000 के करीब होगा। मैंने रफ कैलकुलेशन करी, शायद इतना ही होगा। तो ये क्या जो जीएसटी यहाँ पर ऐड करा है ये भी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। 2 लाख प्लस 36,000, 2,36,000 क्या हम इस पर रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका आंसर है कि अगर इस 36,000 का आपको क्रेडिट यानी कि बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट मिलने का मतलब कि जो भी आप सामान फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं, और उसको जब बेचेंगे, सेल करेंगे, तो जब कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उस जीएसटी की पेमेंट करने से पहले माइनस कर सकते हैं कि 36,000 का तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और बैलेंस अमाउंट ही गवर्नमेंट को देंगे। तो अगर इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं या बेनिफिट ले रहे हैं या इसकी एडजस्टमेंट ले रहे हैं बाद में, उस केस में 36,000 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं ले रहे हैं यानी कि इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका खर्चा लग गया और बेनिफिट मिलना नहीं है, तो आप इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं क्रेडिट क्या होता है, तो इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में करेंगे इन जीएसटी, वो डिटेल में करेंगे। इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस जो है उसे पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, ये सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 में लिखा है। क्योंकि पर्सनल मेरे खर्चे, डायरेक्टर की डॉटर की मैरिज का खर्चा पीएनएल में आ रहा है, डाल दिया, खर्चा कर दिया, कंपनी अकाउंट से कर दिया, कंपनी क्रेडिट कार्ड से कर दिया, बिल नहीं मिल रहे, ऑडिटर ने चेक भी नहीं करा। जब इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करोगे उसको डेबिट नहीं करोगे। और देखा जाए तो बिजनेस में भी उसको डेबिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस के खर्चे आते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। अगर यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर आएँ, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करें। जितनी बार ई बुक को रीड करेंगे, हाईलाइटर से मार्क करेंगे, चीज़ों के नोट्स बनाएंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद एंड बाय बाय।